आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में बताएंगे, जो कि 1789 में हुई थी। इस फ्रांस की राज्य क्रांति को आप फ्रांसीसी क्रांति कह सकते हैं और फ्रांस की क्रांति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे ये कक्षा 9 के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है ये, और ये हर एग्ज़ाम में आता है, जिसमें भी कि वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, चाहे वो RPSC हो या UPSC हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें ये आता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। अब सबसे पहले वहाँ की व्यवस्था देख लेते हैं, कैसी व्यवस्था थी वहाँ पर जबकि क्रांति की क्या परिस्थितियाँ थी कि क्रांति हुई। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, ओसियरिज्म। ओसियरिज्म क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रांस क्रांति से पहले जो वहाँ पर उसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रचलित थी उसे ओसियरिज्म कहा जाता है। कैसी व्यवस्था थी, अब ये देखते हैं। तो क्रांति से पहले वहाँ पर 3 तरह के वर्ग थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में क्या आता था, उच्च पादरी वर्ग यानी पैसे वाले लोग, हाई क्लास फैमिलीज। दूसरे में आता था कुलीन वर्ग यानी उन्हीं के सगे संबंधी वगैरह, अच्छे पैसे वाले वो भी, लेकिन हाँ उसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं मध्यम वर्ग था वो। और तृतीय स्टेट में आ जाते हैं मजदूर और कृषक। इन सब पर बहुत तरह के कर लगाए जाते थे। अब कर कौन से लगाए जाते थे, भूमि कर, नमक कर, हर आयकर, धार्मिक कर, हर तरह के कर लगाए जाते थे। तो उनको फ्रांस की भाषा में क्या कहते हैं, पूछा जाता है। टेले कौन सा कर था, टेथे कौन सा कर था। तो टेले भूमि कर था, उसके बाद गबेले नमक कर था, विनिकित में आयकर था और टेथे धार्मिक कर था। और ये धार्मिक कर किसके द्वारा वसूला जाता था, चर्च के द्वारा वसूला जाता था। इसके अलावा कोरबी, ये भी एक तरह का कर था या बलात् मजदूरी। जैसे भारत में पहले मध्य वर्ग में, मध्य काल में होता था कि उसको पैसे नहीं दिए जाते और उससे काम करवाया जाता था, तो वो होती है बलात् मजदूरी। तो वैसे ही वहाँ पर कोरबी था। एक अन्य वर्ग भी था वहाँ का दार्शनिक वर्ग फ्रांस का, जिसको क्या कहते थे, फिलाजॉइस। क्रांति लुई 16वें के समय में हुई थी। उससे पहले लुई 15वां और उससे पहले लुई 14वां था। तो लुई 14वां क्या कहता था, मैं ही राज्य हूँ। ये लाइन बहुत बार आती है। ये लाइन किस ने कही, लुई 14वें ने, 15वें ने, 16वें ने या 17वें ने। इसी तरह उसके बाद लुई 15वां आलसी, विलासी और दूरदर्शी था। उसे बस अपने भोग विलास से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था। और वो ये भी कहता था कि मेरे बाद प्रलय होगी, और हुआ भी वही। उसके बाद यानी लुई 16वें के टाइम पर प्रलय यानी क्रांति हुई, सब कुछ बदल गया। अब आता है लुई 16वां, 15वें के बाद लुई 16वां, इसी के सामने क्रांति हुई थी। और वो क्या कहता था, वो कहता था कि चूंकि मैं चाहता हूँ इसलिए कानून है, यानी जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल सब सच है, चाहे मैं गलत कहूँ सही कहूँ उससे कोई मतलब नहीं। और किस वंश के थे ये सब बूर्बो राजवंश के थे। इनके राजवंश का नाम था बूर्बो। जैसे यहाँ सिसोदिया राजवंश है, राठौर राजवंश था, तो वो बूर्बो राजवंश का था। और इस लुई 16वें की पत्नी का नाम क्या था, अंतानीत। विवेकहीन महिला थी। और जब वहाँ पर ये स्थिति आ गई कि लोगों को रोटी भी नहीं मिल रही है, तो उसका कहना था कि भाई रोटी नहीं मिल रही है तो क्या है, ब्रेड खा लो, ब्रेड तो है, ब्रेड खा लो, क्या कह सकते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं पॉइंट्स को हमने इसमें शामिल किया है। अब आता है लेत्र द काशी। क्या है ये एक कानून था। ये एक ऐसा कानून था जिससे जो वो चाहे जिसको भी बिना कारण बताए, बिना किसी कारण के गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। जैसे कि रॉलेट एक्ट था, भारत में अंग्रेजों ने चलाया था। रॉलेट एक्ट बिल्कुल उसी तरह है, बिना किसी मुकदमा चलाए वो किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। और ये जैसे कि अंग्रेजों ने किया था, रॉलेट एक्ट का प्रयोग क्यों किया था, क्रांति को कुचलने के लिए। तो ये भी लेत्र द काशी भी इसीलिए यूज़ किया जाता था कि वहाँ पर कोई जन आंदोलन हो तो उसको हम कुचल सकें। मतलब इस तरह से वहाँ की सोच नहीं हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे कर थे वहाँ पर, अलग अलग तरह के कर लग रहे थे और जनता पिस रही थी। धार्मिक कर भी लगा रहे हैं, रोटियाँ नहीं मिल रही हैं तो रानी कह रही है भाई ब्रेड खा लो, ठीक है। जिसको मर्जी आया उन्होंने बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देते हैं। इसके अलावा सबसे मेन कारण क्या था उसका, तत्कालीन अगर हम कारण देखें तो वहाँ का आर्थिक संकट था। अब आर्थिक संकट आ गया, लोग विद्रोह करने लगे, तो लास्ट में परेशान होकर अब क्या हुआ वहाँ पे, जब फ्रांस में स्थिति बहुत शोचनीय हो गई, वित्तीय भार बढ़ गया, आर्थिक संकट आने लगा और जनसाधारण मतलब जो वहाँ की जनता थी वो विद्रोह करने लगी, उसका दबाव बढ़ गया। और उसके जो कर थे उसका भी विरोध करने लगी, वो कर बढ़ा रहा था उसके भी विरोध करने लग गई। लुई 16वें ने क्या करा, 175 वर्ष बाद 5 मई 1789 को, ये 1789 को उसने स्टेट्स जर्नल का उद्घाटन किया, ठीक। और इससे पहले 1614 में स्टेट जर्नल का उद्घाटन हुआ था, यानी स्टेट जर्नल की मीटिंग हुई थी। तो अपने महल में ही, राजमहल में इसकी मीटिंग बुलाई और उसमें 2 सिद्धांत तय किए गए। पहला सिद्धांत तो ये था कि थर्ड स्टेट की संख्या
कुलीन और पादरियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में तो पादरी आते थे, उच्च पादरी, उसके बाद कुलीन आते थे सेकंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में मजदूर आते थे। तो उन्होंने पहले ये बोल दिया कि भाई तीनों की संख्या बराबर बराबर होगी, ठीक है। दूसरी उसने बोला कि जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी शिकायत हैं, उनको वो अपने प्रतिनिधियों को लिख कर दें। तो वो जो शिकायतों की सूची थी जो वो लिख कर दे रहे थे उसको कहते हैं काहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि काहिए क्या था? शिकायतों की एक सूची थी जो कि लिख कर दी गई थी। काहिए क्या है? मतदाताओं द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को दी गई शिकायतों के शिकायती या स्मृति पत्र। और जब मतदान कराया गया तो मतदान के समय थर्ड स्टेट का संघर्ष पादरियों और कुलीनों से हो गया किसी बात को लेकर। और ये जो लड़ाई है वही थी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत या आगाज़, यही आगाज़ था। और फिर क्या हुआ कि जो सेकंड स्टेट के लोग थे, यानी गरीब पादरी और कुलीन थे, वो भी थर्ड स्टेट के संग आके मिल गए। मतलब गरीब कुलीन और पादरी भी तीसरे वर्ग यानी थर्ड स्टेट के समर्थन में आ गए। वो भी मिल गए कि भाई हम भी इनके संग हैं। अब वो मिल गए, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट जब जुड़ गए, जब एक हो गए, तो उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है। और जब ज़्यादा हो गई उनकी संख्या, तो 17 जून 1789 को थर्ड स्टेट ने अपने आप को राष्ट्रसभा घोषित कर दिया। उसने कह दिया भाई हमारी संख्या तो अब ज़्यादा है, तो हम राष्ट्रसभा है, तुम कौन हो भाई? और ये दावा किया कि वो फ्रांस के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हकीकत है बहुमत हो गया भाई, जब 3 पार्ट हैं किसी चीज़ के, 2 पार्ट एक हो गए तो बहुमत हो गया। और इस तीसरे वर्ग का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबो। जब उन्होंने ये दावा किया कि हम ही राष्ट्रसभा हैं और हम बहुमत हैं, तो उस सम्राट यानी लुई 16वें ने क्या करा? वर्साई के महल का सभा कक्ष बंद करवा दिया। सभा कक्ष जिसमें कि मीटिंग हो रही थी स्टेट्स जनरल की। तो अब तीसरे वर्ग के यानी थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या करा? वहाँ पर पास में ही एक टेनिस कोर्ट था, यानी टेनिस का खेलने का मैदान था, वहाँ पर सारे के सारे इकट्ठे हो गए। 20 जून को महल के पास में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और वहाँ पर फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की, शपथ ली कि जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं होगा हम अलग नहीं होंगे, यानी हम एका रहेगा हम में। और इसमें कितने लोग थे? 600 सदस्य थे। तो ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसने पूरी फ्रांस की राजतंत्र को हिला के रख दिया। और ये जो 20 जून 1789 की जो तारीख है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछी जाती है कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी या वो घटना कब हुई थी। इस शपथ समारोह में सभापति कौन था? बेली था। और प्रस्ताव किसका था? मोनियर का था। अब फिर सम्राट ने भी सोचा भाई अब कुछ हो नहीं सकता, तो उसने क्या करा? 27 जून यानी 7 दिन बाद उन तीनों वर्ग के प्रतिनिधियों को संयुक्त बैठक की अनुमति दे दी। अब वो वास्तव में, पहले तो वो कह ही रही थी, अब वो वास्तव में राज्यसभा बन गई। 27 जून को तो उन्हें राज्यसभा बना दिया। अब उसके बाद 9 जुलाई को उन्होंने खुद को संविधान सभा घोषित कर दिया और 11 जुलाई को अर्थशास्त्री नेकर को पदच्युत कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। इससे क्या हो गया कि फ्रांस में आक्रोश फैल गया, यानी गुस्सा फैल गया। और उसको जनता को बोला गया कि भाई ये तो है ना, सम्राट हमारी क्रांति को समाप्त करना चाहता है, हमारे आंदोलन को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए तुम्हें जहाँ से भी हथियार मिले वहाँ से लूट लो। अब किसी ने ये बता दिया, एक खबर फैलने वाली बात है कि वहाँ बास्तिल में शस्त्रों का भंडार है। तो 14 तारीख को जनता ने उस बास्तिल के किले को नष्ट कर दिया और वहाँ के जो सारे हथियार हैं वो लूट लिया और वहाँ जो कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया, ठीक है। इसी बास्तिल के किले में कभी वॉल्टेयर भी रहा था और ये भी स्वतंत्रता का कह सकते हैं बहुत बड़ा नेता कह सकते हैं उसे, कि फ्रांसी क्रांति का बड़ा पुरोधा था। अब चूंकि 14 जुलाई को बास्तिल का पतन हुआ था, वहाँ से हथियार लूटे गए थे, तो उसी तारीख को फ्रांस का नेशनल डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय अवकाश रहता है। और ये देख के जब वहाँ पे बास्तिल का पतन हो रहा था, उसको नष्ट किया जा रहा था, किले को हथियार लूटे जा रहे थे, तो लुई 16वां कहता है अरे ये तो विद्रोह हो गया। तो उसके पास में खड़ा लियांकोर कहता है उसका मंत्री, नहीं सरकार ये क्रांति है। ये सारी जो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट हैं, हर लाइन में से कभी ना कभी क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा द्वारा विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया, पहला। दूसरा क्या करा उन्होंने? सामंतवादी प्रथा समाप्त कर दी। और तीसरा क्या करा? समानता का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 3 बड़े काम करे उसने राष्ट्रीय सभा द्वारा, ठीक है। और उसके बाद चौथा काम क्या किया? मानवाधिकारों की घोषणा पत्र जारी कर दिया गया 17 तारीख को। 4 काम मेन हो गए। पहले तो विशेषाधिकार की, मतलब जो चर्च में विशेषाधिकार थे उनके पादरियों को विशेष, वो सब खत्म कर दिए। सामंतवादी प्रथा समाप्त कर दी और समानता का मतलब सब समान है। मानवाधिकारों की घोषणा पत्रों को जारी, 4 चीज़ करी, ठीक है।
और उसमें ये लिखा गया, जब घोषणा पत्र, ये मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया, कब किया गया? 17 अगस्त 1789 को। और लिखा गया था उसमें, मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र और समान है, संप्रभुता जनता में है, कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस घोषणा पत्र यानी मानवाधिकार घोषणा पत्र के बारे में एक्टन कहता है कि ये कागज का टुकड़ा, मतलब छोटा सा घोषणा पत्र था, वह नेपोलियन की सेना से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इस पत्र को राष्ट्रीय सभा द्वारा लिफायत के प्रस्ताव पर पारित किया गया। ठीक है, अब आता है फेज़ 2 आता है। इस फेज़ 2 में आएगा, अक्टूबर का अभियान आता है, उस